नहीं तनवीर, ये गैर इंसानी हरकत है, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। उसका लहजा बता रहा था कि उसे तनवीर की ये तजवीज़ कतई पसंद नहीं आई। इन्हें कत्ल करना इंसानी हरकत है। तनवीर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, ये बात नहीं तनवीर, अखलाकियात बहरहाल हमें मलहूज रखनी चाहिए। सफदर ने तनवीर को समझाते हुए कहा। अलबत्ता तनवीर की तजवीज़ पर एक और पहलू से अमल हो सकता था कि अगर हमारे पास बेहोशी की दवा मौजूद होती तो हम इसे चश्मे में डाल देते, लेकिन अब न बेहोशी की दवा है और न हमारे पास जहर, इसलिए इस आइडिया को जहन से निकाल दो। इमरान ने इस बार नर्म लहजे में कहा। ओह हाँ, ये अच्छी तजवीज़ थी। जूलिया ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा, इस कैबिन में छिपा जाए या दरख्तों पर। कैप्टन शकील ने मौजू बदलने की गर्ज से कहा। पानी के मोटे पाइप के जाने के निशानात मगरिब की तरफ हैं। इससे जाहिर है कि ग्रेट बॉल जजीरे के जुनूबी हिस्से की तरफ ही समंदर की तह में मौजूद होगा, और शायद ये साइड उन्होंने इसलिए मुंतखब की है कि इस तरफ का साहिल कटा फटा नहीं है, इस तरह पाइप घुसने से बच जाता है। ये लोग यकीनन आबदोस के जरिए इस भारी पंप को ऊपर साहिल पर पहुंचाएंगे, और ग्रेट बॉल चूंकि समंदर की इंतहाई गहराई में होगा, इसलिए पंप नस्ब करने वालों को लाजमन इस आबदोस के जरिए ही वापस जाना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस आबदोस पर भी कब्जा करें और साहिल पर मौजूद अफराद का भी खात्मा कर दे, ताकि ये ऊपर से हम पर फायर न खोल सकें। चुनांचे सफदर और कैप्टन शकील ऊपर छुप कर रहेंगे और मुझ समेत बाकी अफराद गोताखोरी के लिबास पहनकर जजीरे की चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे। फिर मौका मिलते ही हम आगे बढ़ेंगे और उस आबदोस पर कब्जा कर लेंगे। फिर हमारे कौशन देने पर सफदर और कैप्टन शकील ऊपर मौजूद अफराद का खात्मा करके हमारे साथ आ मिलेंगे, और इसके बाद हम सब उस आबदोस के जरिए इस ग्रेट बॉल के अंदर पहुंच जाएंगे, और अंदर जाने के बाद क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। इमरान ने बाकायदा प्लानिंग बताते हुए कहा, और इन सब ने इस प्लानिंग पर तायदी अंदाज में सर हिला दिए। उसके बाद इस प्लानिंग पर मुकम्मल दरआमद के लिए उनके दरमियान तफसीली बातचीत होने लगी। उनके अंदाजे के मुताबिक ग्रेट बॉल को यहाँ तक पहुँचने में अभी काफ़ी देर थी, और जब तक ग्रेट बॉल में से आदमी ऊपर जजीरे तक ना आ जाए उन्हें ग्रेट बॉल के पहुँच जाने का इल्म भी ना हो सकता था। इसलिए वो सब फिलहाल तो वहीं घास पर बैठकर बातचीत में मसरूफ़ हो गए। डोचे अपने खास कमरे में आराम कुर्सी पर बैठा एक रिसाला पढ़ने में मसरूफ था कि यकलख्त मेज पर रखे टेलीफोन की घंटी बजते ही वो चौंक पड़ा। ग्रेट बॉल को टाकर जजीरे के साथ अपनी मखसूस जगह पर पहुंचे 2 घंटे गुजर चुके थे, और डोचे ताज़ा पानी के पंप ऊपर जजीरे पर फिट करने के अहकामात देकर अपने खास कमरे में अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा था। चूँकि उसने ग्रेट बॉल के हर सेक्शन को पानी की सप्लाई मुकम्मल होते ही पूरी सलाहियतों से और इंतहाई बर्क रफ्तारी से काम करने के अहकामात दे दिए थे, इसलिए वो इत्मीनान से बैठा रिसाला पढ़ने में मसरूफ था। टेलीफोन की घंटी बजने पर वो इस वजह से चौंका था कि अभी तो वो तफसीली हिदायत दे चुका है, फिर इतनी जल्दी मजीद हिदायत लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए रिसीवर उठा लिया। यस, डोचे अटेंडिंग। डोचे के लहजे में हल्की सी तलखी थी। बॉस, मैं वाइट चेकिंग सेक्शन से ऑस्कर बोल रहा हूँ। जजीरे पर कुछ अफराद मौजूद हैं। ये सब अफराद एशियाई लगते हैं। इनमें एक औरत भी है जो यूरोपी है। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, और डोचे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। क्या कह रहे हो? क्या तुम नशे में हो? एशियाई आदमी और यूरोपी औरत, ये कैसे मुमकिन है? डोचे हैरत की शिद्दत से एक लम्हे तक तो पत्थर के मुजस्समे की तरह साकित बैठा रहा। दूसरे लम्हे वो इतनी जोर से चीखा कि यकीनन दूसरी तरफ ऑस्कर के कान का पर्दा फटने ही तो तड़क जरूर गया होगा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस, ऑस्कर ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। शायद उसे डोचे की तरफ से इस कदर शदीद रद्द अमल की तवक्का ही ना थी। ओह वेरी बैड, वो स्पेशल आबदोस कहीं पंप लेकर साहिल की तरफ रवाना तो नहीं हो गई? डोचे ने घबराए हुए लहजे में कहा। नो बॉस, वैसे वो जाने ही वाले होंगे, लेकिन अभी आबदोस निकली नहीं है, ऑस्कर ने जवाब दिया। मैं अभी आता हूँ, तुम उन्हें चेक किए रखो। दोस्तों, ग्रेट विक्ट्री का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। डोचे ने तेज लहजे में कहा, और फिर हाथ मारकर उसने क्रीडल दबा दिया। दूसरे लम्हे बिजली की सी तेजी से उसने 2-3 नंबर प्रेस कर दिए। यस, स्पेशल सेक्शन। फौरन ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। स्पेशल आबदोस पंप लेकर रवाना तो नहीं हो गई? डोचे ने तेज लहजे में पूछा। बस जनाब, रवाना होने ही वाली है। क्यों बॉस? दूसरी तरफ से कहा गया। उसे रोक दो, जब तक मैं मजीद अहकामात ना दूं, फौरन रोक दो, डोचे ने चीखते हुए कहा। यस बॉस।
दूसरी तरफ से कहा गया और डोचे ने रिसीवर क्रेडल पर पटका और मुड़कर उस तरह कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ा जैसे मौत उसके ताकुब में हो। वो राहदारियों में दौड़ता हुआ वाइट चेकिंग सेक्शन की तरफ बढ़ा जा रहा था और राहदारियों में से गुजरने वाले उसके साथी हैरत से उसे इस तरह दौड़ते हुए देख रहे थे, लेकिन डोचे को किसी की परवाह ना थी। उसके जहन में तो आंधियां सी चल रही थी। उसे यकीन ही ना आ रहा था कि इमरान और उसके साथी उससे पहले डाकर जजीरे पर पहुंच गए हैं। हालांकि उन्हें तो मालूम ही ना हो सकता था कि ग्रेट बॉल डाकर जजीरे पर जाएगा, लेकिन जो कुछ ऑस्कर ने बताया था इस लिहाज से तो ये लोग इमरान और उसके साथी ही हो सकते थे। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो वाइट चेकिंग सेक्शन में दाखिल हो गया। इस हॉल नुमा कमरे में हर तरफ बड़ी बड़ी मशीनें नस्ब थी जिनके सामने ऑपरेटर काम कर रहे थे। एक तरफ अंधे शीशे का बना हुआ एक कैबिन था जिसमें ऑस्कर का दफ्तर था। इस सेक्शन में इस कदर जदीद तरीन और ताकतवर तरीन मशीनें नस्ब थी कि पूरी दुनिया के शहरों को खला में मौजूद सैटेलाइट से लिंक करके इस तरह चेक किया जा सकता था कि सड़क पर पड़ा हुआ तिनका तक वाज़ेह तौर पर नजर आ सकता था। यह सेक्शन खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि मशीन की तकमील के वक्त इन मुस्लिम ममालिक को सही तौर पर रेंज में लाया जा सके जिन्हें समंदरी पानी से मुकम्मल तौर पर तबाह करना था। कोई मुल्क रह न जाए। अंधे शीशे से बने हुए कैबिन की सामने वाली दीवार पर एक जहाजी साइज की स्क्रीन नस्ब थी और सामने एक मेज पर मुस्ततिली शक्ल की मशीन मौजूद थी जिस पर बिला मुबालगा हजारों नहीं तो लाजमन सैकड़ों छोटे छोटे रंग बिरंगे बल्ब मौजूद थे। लेकिन इस वक्त एक तरफ मौजूद 10-12 बल्ब बारी बारी जल बुझ रहे थे, बाकी बुझे हुए थे। इसी तरह मशीन पर मौजूद बहुत से डायलों में से एक डायल पर सुइयां मुख्तलिफ हिस्सों पर थिरक रही थी। स्क्रीन साफ थी। आइए बॉस, मशीन के सामने कुर्सी पर बैठे हुए एक लंबे तड़ंगे नौजवान ने डोचे के अंदर दाखिल होते ही उठकर खड़े होते हुए कहा। उसका लहजा बेहद मुअद्दबाना था। बैठो बैठो। कहाँ है वो लोग जिनका तुम कह रहे हो? जल्दी उन्हें स्क्रीन पर लाओ, डोचे ने साथ पड़ी खाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यस बॉस, ऑस्कर ने भी वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा और साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर उस डायल के नीचे मौजूद सुर्ख रंग के एक बड़े से बटन को प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही स्क्रीन पर झमाके से होने लगे, फिर उस पर आड़ी तिरछी लकीरें से दौड़ती नजर आने लगी। उसके बाद झमाके से उस पर एक जंगल का मंजर उभर आया जिसके दरमियान एक बड़ा सा कैबिन मौजूद था। कैबिन पर गहरा सब्ज रंग किया गया था। कैबिन के एक तरफ बड़ा सा चश्मा था, लेकिन कैबिन और उसके सामने और इर्द गिर्द का सारा इलाका जो स्क्रीन पर नजर आ रहा था उसमें कोई आदमी भी मौजूद न था। कहाँ गए वो आदमी? यहाँ तो कोई भी नहीं है, डोचे ने होंठ चबाते हुए कहा। अभी चेक कर लेता हूँ बॉस। मैंने मुसलसल इसलिए चेकिंग कायम नहीं रखी कि इस तरह वहाँ फिजा में चमक बढ़ जाती है और वो लोग होशियार भी हो सकते थे क्योंकि जजीरा बिल्कुल करीब है। ऑस्कर ने एक नाव को घुमाते हुए कहा। मैं जानता हूँ, तुम वो आदमी पैदा करो, डोचे ने गुर्राकर कहा और ऑस्कर ने सर हिला दिया। नाव घुमाने से स्क्रीन पर मंजर बदलता जा रहा था और फिर एक मंजर उभरते ही डोचे यकलक चौंक पड़ा और ऑस्कर ने भी नाव से हाथ उठा लिया। स्क्रीन पर इस वक्त जजीरे के जुनूबी साहिल के आखिरी हिस्से का मंजर नुमाया था जिसके बाद दूर तक समंदर नजर आ रहा था। साहिल से जरा पीछे हटकर एक यूरोपीय औरत और 6 मर्द खड़े थे जबकि 2 आदमी ऊपर दरख्तों पर चढ़े हुए थे। स्क्रीन पर उनकी पुश्त नजर आ रही थी इसलिए डोचे उनकी शक्लें ना देख सकता था। इनकी शक्लें सामने लाओ अहमक, डोचे ने गुर्राते हुए ऑस्कर से कहा तो ऑस्कर ने जल्दी से मुख्तलिफ बटन दबा दिए। स्क्रीन पर झमाके से हुए, लेकिन फिर स्क्रीन पर दोबारा मंजर उभर आया, लेकिन इस बार मंजर का रुख पलट गया था। अब सामने दूर तक घना जंगल नजर आ रहा था और साहिल पर कुछ पीछे हटकर जो आदमी खड़े नजर आ रहे थे अब वो सामने के रुख से नजर आ रहे थे। ओ, ये इस औरत के साथ खड़ा हुआ इमरान है, बिल्कुल इमरान है। ओ, ये शैतान यहाँ कैसे पहुंच गया? डोचे ने मंजर सामने आते ही लाशऊरी तौर पर इस तरह चीखते हुए कहा कि ऑस्कर हैरत से उसे देखने लगा। इमरान बॉस, वो जिसकी वजह से हम वापस यहाँ आए हैं? ऑस्कर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, ये वही लोग हैं और फिर जिस अंदाज में और जिस जगह खड़े हैं इससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें ग्रेट बॉल के वापस आ जाने के बारे में पूरा इल्म है और ये अब यकीनन स्पेशल आबदोस के इंतजार में खड़े हैं। ओ वेरी बैड, अब मैं सारा खेल समझ गया हूँ। उन्होंने ग्रेट बॉल में दाखिल होने के लिए सारा खेल खेला है, डोचे ने बेइख्तियार सामने रखी मेज के किनारे पर मुक्का मारते हुए कहा। क्या मतलब बॉस? मैं समझा नहीं, ये ग्रेट बॉल में कैसे दाखिल हो सकते हैं? ऑस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसे बॉस की बात पर कतन यकीन ना आया हो। मैं समझ गया हूँ, अगर तुम उन्हें चेक ना कर लेते तो यकीनन हम मार खा जाते। उन्हें मालूम हो गया होगा कि हमने पानी की सप्लाई के लिए चश्मे पर पंप लगाना है क्योंकि पत्थरों पर पंप की बेस फिटिंग मौजूद है। इससे इस शैतान इमरान ने सारी बात समझ ली होगी।
पंप और आदमी को साहिल तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए जाहिर है हमने स्पेशल आबदोस इस्तेमाल करनी थी, और उनका प्लान ये होगा कि वो खामोशी से स्पेशल आबदोस पर कब्जा करके उसके जरिए इत्मीनान से ग्रेट बॉल में दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल यही प्लानिंग बनाई होगी इमरान ने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये शख्स खौफनाक जहानत का मालिक है, शैतानी जहानत का। डोचे इस तरह बोल रहा था जैसे सारी बात अपने आप को कह रहा हो। फिर तो बॉस इनका फौरी खात्मा जरूरी है, ऑस्कर ने कहा। हाँ बिल्कुल, वरना हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। बगैर ताज़ा पानी के हमारी मशीनरी काम नहीं करेगी और जजीरे पर उनका कब्जा है, डोचे ने सर हिलाते हुए कहा। बॉस आप जजीरे पर मिसाइल फायर कर दें, ये लोग जलकर राख हो जाएंगे, ऑस्कर ने कहा। अहमक हो तुम, नॉनसेंस, मिसाइलों के फायर से ये तो हलाक हो जाएंगे, लेकिन वो चश्मा भी तबाह हो जाएगा जिससे हमने पानी लेना है, और पानी ना हो तो हमारा सारा मिशन मुकम्मल तौर पर बेकार हो जाएगा। और नज़दीक और ऐसा कोई जजीरा नहीं है जिस पर पानी का चश्मा मौजूद हो। नहीं, मिसाइलों वाला हर बार गलत हो जाएगा। इनका इस तरह खात्मा करना पड़ेगा कि चश्मे को मामूली सा नुकसान भी ना पहुंचे। ओ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही सूरत हो सकती है, डोचे ने कहा, और साथ ही पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उसने झपट कर उठाया और फिर तेजी से नंबर प्रेस कर दिए। यस, सेक्शन 13, मार्क बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। मार्क, मैं डोचे बोल रहा हूँ। इमरान और उसके साथी हैरत अंगेज तौर पर हमसे पहले जजीरा डाकर पहुंच गए हैं और इस वक्त वो जजीरे पर काबिज हैं। तुम ऐसा करो कि जजीरे को टारगेट में लाकर उस पर 6130 की पूरी ताकत फायर कर दो। इस तरह ये लोग भी खत्म हो जाएंगे और जजीरे या उस पर मौजूद चश्मे को भी नुकसान ना पहुंचेगा। इसके बाद हम इत्मीनान से उनका खात्मा कर सकेंगे, डोचे ने तहकुमाना लहजे में कहा। लेकिन बॉस, 6130 रेस के सिर्फ 2 कैप्सूल ग्रेट बॉल पर बाकी रह गए हैं, बाकी तो फाइनल मिशन में काम आ गए हैं और ये 2 कैप्सूल भी काम आएंगे, वरना वर्किंग मशीनरी एन आखिरी लम्हात में काम छोड़ भी सकती है, मार्क ने जवाब दिया। ओह, मुझे इसका ख्याल ही ना रहा था। ठीक है, मत करो इसे फायर, वरना हमारे असल मिशन में रुकावट पड़ सकती है, डोचे ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, अगर आप कहें तो उन पर G0 रेस फायर कर दूं, इसकी वाफिर मिकदार हमारे पास मौजूद है, काम तो बहरहाल हो जाएगा इससे भी, मार्क ने कहा। G0 रेस, लेकिन इससे तो सिर्फ उनके जिस्म मफलूज हो जाएंगे और वो भी सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, डोचे ने बड़बड़ाते हुए कहा। बॉस, फुल पावर फायर कर देता हूँ, इससे 1 घंटे तक ये मफलूज रहेंगे और उनके खात्मे के लिए 1 घंटा काफ़ी है, मार्क ने कहा। हाँ, ये ठीक है, तुम फुल पावर फायर कर दो, मैं खुद वहाँ जाकर उनका खात्मा करूँगा, डोचे ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब मैं देखूंगा कि ये किस तरह बचकर जाता है, डोचे ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी। अब वो सारे लोग वापस कैबिन की तरफ जा रहे थे, जबकि दरख्तों पर चढ़े हुए दोनों आदमी वैसे ही ऊपर रह गए थे। अभी इमरान और उसके साथी कैबिन के करीब ही पहुंचे थे कि यकलक स्क्रीन धुंधला सी गई। यूं लगता था जैसे तेज बारिश होने लग गई हो। धुंध गहरी होती गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता साफ हो गई। डोचे की आंखें इस तरह स्क्रीन से चिपकी हुई थी जैसे लोहा मैग्नेटिस से चिमट जाता है, क्योंकि स्क्रीन के धुंधलाने से वो समझ गया था कि जजीरे पर G0 रेस फायर हो चुकी है और अब इसका रिजल्ट देखना चाहता था। चंद लम्हों बाद जब स्क्रीन साफ हुई तो डोचे बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर इंतहाई मसरत के आसार नुमाया थे, क्योंकि स्क्रीन पर इमरान और उसके साथी जमीन पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। स्क्रीन पर साहिल के साथ वाला मंजर भी नजर आ रहा था, जब जमीन पर 2 आदमी पड़े हुए थे। ये वो लोग थे जो दरख्तों पर चढ़े हुए थे और लाजमन G0 रेस फायर होते ही मफलूज होकर दरख्तों से नीचे आ गिरे थे। हा हा हा, आखिरकार ये शैतान और उसके साथी काबू आ ही गए, डोचे ने बेख्तियार कहकहा लगाते हुए कहा, और फिर वो तेजी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मसरत की शिद्दत से उसके चेहरे के उजलात बुरी तरह फड़क रहे थे। अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग यहाँ साहिल पर क्यों नहीं पहुँच रहे? साहिल के करीब खड़े इमरान ने साथ मौजूद साथियों से मुखातिब होकर कहा, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे खुद कलामी कर रहा हो सकता है उन्हें पानी वगैरह की अब ज़रूरत ना रही हो और हम यहाँ बैठे उनका इंतज़ार ही करते रहें। जूलिया ने कहा, तो हम इस कदर गहराई में जा नहीं सकते और गहराई में गए बगैर ये मालूम ना हो सकेगा कि ग्रेट बॉल वाकई वापस आया भी है या नहीं, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। ऐसा भी तो हो सकता है इमरान साहब कि वो लोग इस जजीरे पर आने की बजाय किसी और तरफ निकल गए हो, पास खड़े खावर ने कहा। नहीं, कॉल में उन्होंने डाकर जजीरे का ही नाम लिया था और जहां तक मेरी मालूमात है इस पूरे इलाके में इस डाकर जजीरे के अलावा वो कोकोस जजीरा ही ऐसा है जिसमें पानी के चश्मे मौजूद है, वरना बाकी वीरान जजीरे पीने के पानी से महरूम है। इसलिए अगर वाकई उन्हें पानी की ज़रूरत है तो फिर तो उन्हें कोकोस से यहीं डाकर पर ही आना चाहिए, इमरान ने जवाब दिया। हो सकता है उस ग्रेट बॉल की रफ्तार हमारे अंदाजे से सुस्त हो, सफदर ने कहा।
ठीक है, आज रात तक और इंतजार कर लेते हैं, कल दिन को फिर कोई प्लान बनाएंगे, इमरान ने कहा और वापस कैबिन की तरफ मुड़ गया। उसके मुड़ते ही बाकी साथी भी मुड़े और वो सब एक दूसरे के पीछे चलते हुए कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। सिद्दीकी और चौहान दरख्तों पर चढ़े हुए थे, उनके जुम्मे समंदर की निगरानी थी। इमरान ने ऐसा सेटअप किया था कि हर 2 घंटों के बाद बारी बारी वो निगरानी के लिए दरख्तों पर चढ़ जाते थे ताकि आबदोश से आने वाले अचानक ना उनके सर पर पहुंच जाए। और इस वक्त सिद्दीकी और चौहान निगरानी पर मौजूद थे। इमरान की पेशानी पर मौजूद शिकने बता रही थी कि वो इस वक्त गहरी सोच में गर्क है। अब तो तैयारा भी वापस जा चुका है, हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? चलते चलते तनवीर ने कहा, कुछ लोगों को तो यहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हनीमून मनाने के लिए ये आइडियल जगह है। इमरान ने यकलक मुस्कुराकर कन अखियों से तनवीर और जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, जो इकट्ठे ही चल रहे थे। बकवास मत करो और संजीदगी से इस मसले पर सोचो, ये हमारी मौत और ज़िंदगी का मसला है, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिश्ता ही ऐसा है कि जो शरीफों के लिए मौत तक कायम रहता है। इमरान भला कहाँ बाज आने वाला था। इमरान साहब, तनवीर की बात दुरुस्त है। फर्ज किया कि ग्रेट बॉल यहाँ इस जजीरे पर आने की बजाय किसी और तरफ निकल जाता है, तो फिर हम यहाँ से उस जजीरे तक कैसे पहुँचेंगे? इस कदर तूफानी समंदर में न हम ज्यादा दूर तक तैर सकते हैं और न हमारे पास लॉन्च या कश्ती है। सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। दरख्त तो मौजूद हैं, उन्हें काट कर कश्ती बना लेंगे, साथ साथ फर्ज भी करते रहेंगे और सफ़र भी होता रहेगा, इमरान ने कहा और सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। इसी तरह बातें करते हुए वो अभी कैबिन से कुछ फासले पर पहुंचे ही थे कि आसमान पर यकलक तड़ाका सा हुआ और उसके साथ फिजा इस तरह धुंधला गई जैसे तेज बारिश में माहौल धुंधला जाता है। और अभी वो इस तब्दीली पर चौंके भी ना थे कि यकलक खाली होती हुई रेत की बोरी की तरह जमीन पर ढेर हो गए। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उनके जिस्मों से किसी ने अचानक ताकत और तवानाई बाहर खींच ली हो। उनके जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके थे, लेकिन जहन उसी तरह बेदार था, मगर वो हरकत ना कर सकते थे और ना बोल सकते थे। इमरान पहलू के बल जमीन पर गिरा और उसी तरह पहलू के बल ही पड़ा हुआ था। उसे सामने अपने 3 साथी जूलिया, तनवीर और सफदर भी टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े नजर आ रहे थे, जबकि बाकी साथी दूसरी सिमत में थे। और चूंकि वो अपने सर को घुमा ना सकता था, इसलिए वो उनकी हालत ना देख सकता था। लेकिन बहरहाल ये बात तो तय थी कि उनका भी यही हाल होगा जो इमरान और उसके साथियों का हुआ है। इमरान का जहन तेजी से ये सोचने में मसरूफ था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, और चंद लम्हों बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि वो तो ग्रेट बॉल को नहीं चेक कर सके, लेकिन ग्रेट बॉल से उन्हें जरूर चेक कर लिया गया है और उन्होंने ही किसी साइंसी हरबे की मदद से उन्हें इस तरह मफलूज कर दिया है। और जाहिर है वो अभी मौत की बातें कर रहे थे और मौत ही नतीजे के तौर पर उनके सामने आ भी गई। इमरान को इल्म था कि डोचे उसे अच्छी तरह पहचानता है और जानता है, और वो थे भी असल शक्लों में, इसलिए सूरत हाल ज्यादा गंभीर थी। डोचे किसी तरह भी इस मौके को हाथ से न जाने देगा और वो जल्द ही इजरायली रूप में उनके सरों पर आ धमकेगा। लेकिन वो बेबस था, मामूली सी हरकत भी उसके बस में ना रही थी, और ये हरबा न जाने किस कदर ताकतवर हो, इसका असर न जाने कितनी देर तक रहे। गो ये और बात थी कि उसने अपने जिस्मानी मदाफती निज़ाम को इस तरह मखसूस वर्जिशों की मदद से डेवलप किया हुआ था कि वो अपने बाकी साथियों से निस्बतन जल्दी हरकत में आ जाता, लेकिन फिर भी मफलूज निज़ाम को हरकत में आने तक वक्त तो लगना ही था। इस तरह पड़े पड़े न जाने कितना वक्त गुजर गया कि इमरान के कानों में दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें इमरान की पुश्त की तरफ से आ रही थी और कदमों की आवाज़ें बता रही थी कि उनकी तादाद 10-12 के करीब ज़रूर होगी, और चंद लम्हों में ही वो लोग उनके सरों पर पहुंच गए। उसके साथ ही इमरान के जिस्म को झटका लगा। इमरान जो पहलू के बल पड़ा था अब पुश्त के बल जमीन पर गिर गया, और उसके साथ ही उसे अपने सामने खड़ा डोचे नजर आने लग गया। डोचे का चेहरा मसरत से फटा पड़ रहा था। वो बड़े फातिहाना अंदाज में इमरान को घूर रहा था। उसके कंधे से जदीद किस्म की मशीन गन लटकी हुई थी। मुझे पहचानते हो इमरान, मेरा नाम डोचे है। तुम्हें याद है कि तुमने एक बार मुझे शिकस्त दी थी। मैं उस दिन से तुमसे इंतकाम लेने के लिए तड़प रहा था और आज वो मौका आ ही गया है, डोचे ने तंजिया अंदाज में कहा, और उसके साथ ही उसने कंधे से लटकी हुई जदीद किस्म की मशीन गन उतार ली और उसका रुख इमरान की तरफ कर दिया। उसकी आंखों में मसरत और फतेह के साथ साथ वहशियाने सी चमक उभर आई थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी इंसान को मारने की बजाय किसी खौफनाक दरिंदे को हलाक करने के दर पे हो। जाहिर है इमरान बेबस पड़ा हुआ था, उसकी जबान भी हरकत ना कर रही थी, वरना वो लाजमन डोचे को चक्कर देने की कोशिश करता। बॉस, अब क्या हुक्म है? उसी लम्हे डोचे के दाएं तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी।
मारना तो इन्हें है ही, लेकिन ये इमरान इस कदर बेबस पड़ा है कि बोल भी नहीं सकता। मैंने इसे गोली मार दी तो ये चुपचाप मर जाएगा, जबकि मेरा दिल कह रहा है कि ये चीखे मारे, मेरे सामने रहम की भीख मांगने के लिए गिड़गिड़ाए, गोली खाकर तड़पे। डोचे ने होठ चबाते हुए कहा, तो बॉस इन्हें रस्सियों से बांध लेते हैं, जब ये हरकत में आ जाएंगे फिर इन्हें कत्ल कर देंगे, इस तरह आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उसी भारी आवाज ने जवाब दिया, हाँ, मगर ये इंतहाई खतरनाक आदमी है, ऐसा ना हो कि ये हरकत में आकर कोई ऐसी हरकत कर डाले जिससे उल्टा हम खतरे में पड़ जाए। इसका इस तरह बेबसी से मरना ही ठीक है जैगर, डोचे ने कहा, और उसके साथ ही उसकी उंगली मशीन गन के ट्रिगर पर जम सी गई। बॉस, एक बंधा हुआ आदमी भी इतना ही बेबस होता है जिस कदर मफलूज। ये अब कोई जीन भूत तो नहीं है कि रस्सियों की गिरफ्त में ही गायब हो जाएंगे। बहरहाल इंसान ही है। वैसे आपकी मर्जी, जैसे आप हुक्म करें, जैगर ने कहा। ओके, ठीक है, इसकी चुपचाप मौत से मुझे वाकई तस्कीन ना होगी। जाओ, आप दो से नायलॉन की रस्सी उठा लाओ और इन सबको अच्छी तरह बांध दो, इस तरह कि ये ज्यादा हरकत भी ना कर सके। डोचे ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, लेकिन बॉस, इन्हें हरकत में लाने के लिए तो हमें तवील इंतजार करना पड़ेगा। एक और आवाज सुनाई दी, ओह हाँ, G0 रेस की फुल पावर फायर हुई है, 4 घंटों तक किसी तरह भी ये हरकत में नहीं आ सकते। डोचे ने कहा, बॉस, फिर ऐसा क्यों ना करे कि इन्हें बांधकर ग्रेड बॉल में ले जाए और वहां इत्मीनान से इनका शिकार खेले। जैगर ने कहा, नहीं, मैं इन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में ग्रेड बॉल में नहीं ले जा सकता, इस बात को जहन से ही निकाल दो। तुम ऐसा करो कि इन सबको बांधकर कैबिन में डाल दो और खुद यहीं रहो। मैं ग्रेड बॉल में वापस जाकर वहां से पंप और पाइप भिजवाता हूँ। जब तक ये हरकत में आए तुम यहाँ पंप वगैरह फिट कर लो ताकि पानी की सप्लाई जारी हो सके। जब ये हरकत में आ जाए तो ट्रांसमीटर पर मुझे इत्तला करना, मैं खुद यहाँ आकर अपने हाथों से इनका खात्मा करूंगा। डोचे ने इंतहाई करक लहजे में कहा, फिर तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान के मफलूज जिस्म को रस्सियों से बांधकर कैबिन के अंदर पहलू के बल लिटा दिया गया। उसके साथी भी उसके साथ ही बंधे हुए पड़े थे और फिर वो लोग कैबिन से बाहर निकल गए। उन्होंने कैबिन का दरवाजा भी बाहर से बंद कर लिया। इमरान कैबिन के फर्श पर पहलू के बल पड़ा हुआ था कि यकलख्त उसे एहसास हुआ कि कोई कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू पर रेंग रहा हो। वो ये एहसास होते ही जहनी तौर पर इंतहाई हैरान हुआ, क्योंकि मफलूज जिस्म पर तो ऐसे किसी एहसास के पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके साथ ही उसे एक और ख्याल आया और उसके जहन पर मजीद हैरत के तासुरात छा गए। उसे अब एहसास हो रहा था कि जब उसे बांधा गया और उठाकर यहाँ कैबिन में लाया गया तो बांधने वाले और उठाने वाले के हाथ जहाँ जहाँ उसके जिस्म पर लगे थे वहाँ उसे एहसास हुआ था कि जैसे किसी ने उसे छुआ या पकड़ा हो। पहले चूंकि वो मुस्तकबिल की सोचों में गुम था इसलिए उसे एहसास ना हुआ था, लेकिन अब उस कीड़े के रेंगने के एहसास ने उसे साबिका एहसासात भी याद दिला दिए थे। इसका मतलब था कि उसका जिस्म जरूर मफलूज था, लेकिन उसके आसाब अभी तक असर पजीरी की कुव्वत भी रखते थे। ये खुश आइंद बात थी। इसका मतलब है कि वो तवक्को से कहीं पहले सही हो सकता है। कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर के नीचे रेंगता जा रहा था और अब उसे उस कीड़े की मोटाई का भी एहसास होने लग गया था। उसके जहन में ख्याल आया कि कहीं ये कोई सांप ना हो, क्योंकि उसकी मोटाई खासी थी, लेकिन बहरहाल वो ना ही हरकत कर सकता था और ना उस सांप या कीड़ा या जो कुछ भी था उसे चेक कर सकता था, इसलिए मजबूरन उसी तरह पड़ा रहा। लेकिन चंद लम्हों बाद उसका जहन भग से उड़ गया जब उसने महसूस किया कि वो सांप या कीड़ा उसकी कलाइयों पर बंधी हुई रस्सियों वाली जगह पर इस तरह रेंग रहा था जैसे उसके बहुत से मुंह हो और हर मुंह उसकी कलाइयों के गिर्द जगह जगह रेंग रहे हो। उसे समझ ना आ रही थी कि आखिर ये क्या चीज है। इमरान साहब, मैं चौहान हूँ, मैंने आपके हाथों की रस्सियां खोल दी है। अचानक इमरान को अपने कान में चौहान की इंतहाई मध्यम सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मध्यम थी जैसे चौहान कहीं दूर से बात कर रहा हो। चौहान की आवाज उसकी पुश्त की तरफ से आ रही थी, लेकिन जाहिर है इमरान कोई जवाब न दे सकता था। लेकिन वो ये सोचकर हैरान हो रहा था कि चौहान बोल कैसे रहा है, उस पर इन रेस का असर क्यों नहीं हुआ। चूंकि वो पहलू के बल पड़ा हुआ था इसलिए वो अपनी पुश्त पर ना देख सकता था। चंद लम्हों तक खामोशी रही। इसके बाद इमरान को किसी के घसीटने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही इमरान का जिस्म एक झटके से पुश्त के बल जमीन से आ लगा। झटका लगने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी ने उसे जोर से पुश्त की तरफ से खींचा हो। अभी उसे पुश्त के बल लेटे एक लम्हा गुजरा था कि उसने अपने बिल्कुल साथ मौजूद चौहान के जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते देखा।